नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। वैलेंटाइन डे के मौके पर प्यार पर लगा रहा पहरा, कई संगठन ने जताया विरोध, पार्क में पसरा रहा सन्नाटा। महिला थाने की पुलिस पर हमला, महिला थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और मिठनपुरा में नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में चुलाई शराब बरामद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में इस बार भी वैलेंटाइन डे के मौके पर प्यार करने वालों पर पूरी तरह से पहरा लगा रहा। जुबा सहनी पार्क के गेट पर पुलवामा में आतंकियों के हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहर के युवाओं ने वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया। इस दौरान गेट पर जमकर नारेबाजी की, वहीं इसका असर भी देखने को मिला। आसपास और पार्क में भीड़ भाड़ कम थी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता वैभव मिश्रा समेत कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुबा सहनी पार्क के पास लगातार डटे रहे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि आज के दिन किसी भी प्रेमी जोड़े को अश्लीलता करते हुए देखा जाएगा तो उन्हें राखी बंधवाई जाएगी। वैलेंटाइन डे का विरोध को देखते हुए जुबा सहनी पार्क के अंदर से लेकर बाहर तक में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। देखिए, अभी तक तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जोड़ी अश्लील हरकतें करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर नजर आती है तो हम उन्हें राखी बंधवाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और खासकर आज पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे वीर जवान, उन्हीं की याद में आज हम लोग शहीदी दिवस के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं इसी जुबा सहनी पार्क में। सभी युवा साथी आज यहाँ पर डटे हुए हैं, बस शहादत दिवस मना रहे हैं। देखिए सर, हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं चाहते। हम बस विरोध उन चीज़ों का करते हैं, जैसे आप सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप गलत हरकत करते हैं, जैसे आपत्ति हो, कोई बच्चा छेम जाए, कोई माता पिता छेम जाए उस दृश्य को देखने में, हम लोग उस चीज़ पे आपत्ति करते हैं। और वही आगे भी किए हैं, पिछले साल भी किए हैं और इस साल भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग के डर के वजह से कपल नहीं आ रहे हैं? सर, ये डर नहीं है सर, एक तरह से जागरूकता है। ये एक जागरूकता है। पुलवामा अटैक आज हुआ था, इसको लेकर भारत में ब्लैक डे मनाया जाता है और इसे भय आप इस तरह नहीं कर। 3 साल पहले आपको याद होगा, सभी मुजफ्फरपुर साक्षी रहा कि 3 साल पहले इसी सड़कों पर, इसी स्थान पर बहुत ही अभद्र ढंग से प्रेमी युगल गलत आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ पाए जाते थे। लेकिन आज ये आलम है कि पूरे मिठनपुरा क्या पूरे मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी अश्लील हरकत करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे संघर्ष और युवाओं के जागरूकता का नतीजा है कि आज यहाँ कोई नहीं है। आगे भी रहेगा? चलिए, एकदम ये हर साल रहेगा और इसी तरह हम लोग शहीदी दिवस भी मनाएंगे और साथ साथ वैलेंटाइन डे का शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे। सवाल है, वैलेंटाइन डे में ही विरोध क्यों करते हैं प्रेमी युगल का? आम दिन भी होना चाहिए। मेन है कि आप वैलेंटाइन डे में ही आप क्यों ये कहते हैं कि आज ही का प्रेम का दिन है? प्रेम भी तो एक मतलब पवित्र एहसास है जो सदियों वर्षों से चलते आ रहा है। ये स्थिति है, इसलिए आज ये लोग विशेष दिन कहते हैं तो हम लोग भी आज विशेष दिन पे उनका क्लास लगाते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समाहरणालय सभागार में राजस्व वसूली से संबंधित एवं बुड़कों के पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना के कारण मंदी के इस दौर में घटे राजस्व संग्रह को बढ़ाने तथा वर्ष 2019-20 समाप्ति 31 मार्च तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों के नेतृत्व में फाइनेंशियल ईयर पूरा करने की बात कही। बैठक में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, वोचहा विधायक मुसाफिर पासवान, आयुक्त जिला अधिकारी सहित कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो आंतरिक वित्त संसाधन है उससे जुड़े हुए सभी विभागों की हमने समीक्षा की है। हमारे अधिकारी काफ़ी तत्परता से राजस्व वसूली में
बेहतर कर रहे हैं और उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक में जो इन्हें लक्ष्य दिया गया है, ये लक्ष्य से भी काफ़ी बेहतर करेंगे। और जो मुजफ्फरपुर की कुछ नगरीय समस्याएं हैं और कुछ मुजफ्फरपुर ज़िले की समस्याएं हैं, उनसे भी रूबरू हुआ हूँ और आने वाले दिनों में इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका भी शीघ्र निदान हम सब करेंगे। स्मार्ट सिटी को सर, स्मार्ट सिटी बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर किस प्रकार का प्रोग्रेस है? हाँ, आपने देखा होगा कि जब मैंने नगर विकास का पदभार लिया था उस समय समीक्षा के दौरान यह बातें आई थी कि स्मार्ट सिटी को राशि उपलब्ध कराया गया है, उसका समय सीमा के अंतर्गत वो खर्च नहीं हो पाया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के रूप में हमने जो हमारे प्रधान सचिव हैं विभाग के, वो चेयरपर्सन हुए हैं और एक बार जो बिहार के 4 स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किए गए शहर हैं उसकी समीक्षा हुई है और स्मार्ट सिटी में जिन कंपोनेंट्स को हम सबों ने अडॉप्ट किया है उसको कैसे समय सीमा के अंदर वो दिखे, इसके रविवार को क्लब रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में देश के आम बजट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने आम बजट की विशेषताओं को बताया, साथ ही कोरोना और किसान बिल सहित सरकार द्वारा दी जा रही किसानों के लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1,13,000 करोड़ रुपए सीधा सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए। किसान हित के लिए यह सरकार काम कर रही है। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद अजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे। माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास का परिणाम है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल प्रारंभ कर दी। पहल आत्मनिर्भर भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। उसकी झलक और उसकी बुनियाद इस बार के बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। यूँ कहा जाए तो इस बार का केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है और एक मजबूत आधारशिला है। वैसे तो कोविड काल प्रारंभ होते ही हमारे पारखी और दूरदृष्टि रखने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाप लिया था कि दुनिया किस ओर जाएगी और उसमें भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। 9 करोड़ 1,13,000 करोड़ सीधे सीधे किसान भाइयों बहनों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पहुंच गया है। 100 ट्रेनें चलाई गई। अपने बिहार में भी वह ट्रेन आई, 100 ट्रेन, और पहली ट्रेन बिहार से चली जो कृषि उत्पाद को लेकर, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह किसी प्रकार का अनाज हो, इस प्रकार से 38,000 टन माल माने उत्पाद की ढुलाई उन 100 ट्रेनों के माध्यम से केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, रेलवे विभाग के द्वारा जिसको पूरा किया गया है और अधिक ट्रेनें और आगे चलेगी। इससे किसानों को एक बड़ा मार्केट मिला है। मैं तो देख रहा था कि मुजफ्फरपुर के भी कुछ फल और सब्जियां पूना और नासिक के मार्केट तक, मुंबई के मार्केट तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए के मुआवजा का भुगतान हुआ है और 90,000 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है। उसमें लगभग मात्र किसानों को जो
बीमा की जो राशि देनी पड़ती है, जो इंश्योरेंस का जो शुल्क होता है, वो बहुत ही अल्प रहा है। उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 90,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया। 90,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। एमएसपी पर जो फसलें की खरीद हुई है, मैं थोड़ा सा ताकि एक अनुमान आपको लग सके कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसान कल्याण के लिए और किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए जितना प्रयास कर रहे हैं। 2013 से 14 में 13,874 करोड़ राशि की गेहूं की खरीद की हुई थी। यह 33,000 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 75,000 करोड़ 75,060 करोड़ रुपए की खरीद की हुई। यह दोगुनी से भी ज़्यादा है। दाल जहां 2013-14 में 236 करोड़ की खरीदगी की गई थी, वह बढ़कर 10,530 करोड़ का 2020 और 21 में हो गया। मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे गन्ना मंत्री सह विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बाबा गरीबनाथ धाम में पूजा कर गन्ना किसानों के लिए दुआ मांगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि मंत्री बनाए जाने पर संगठन व पार्टी के कई नेताओं ने सम्मान समारोह आयोजित कर बधाई दी और उन्होंने कहा कि बंद पड़े चीनी मिलों की संपत्ति को नीलामी कर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। वहीं बंद पड़े चीनी मिलों की संपत्ति नए उद्योगपतियों को देकर उनसे चीनी मिल खोलने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी प्रणव कुमार के साथ गन्ना अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने, गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने और गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो मोतीपुर चीनी मिल बंद है, उसे पुनर्जीवित करना, इसके लिए हम लोग उद्योगपति को आमंत्रित करने के दिशा में, और जो गन्ना से जो खरसाड़ी गन्ना है, जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है, तो उसके दिशा में काम करना, स्पीडली ट्रायल हो, विधि व्यवस्था नियंत्रित हो, इस दिशा में जुडिशियल और से एक तारकम बनाकर और इसकी जो व्यवस्था है उसे व्यवस्थित करना। और ये गन्ना जो एथनॉल है, जो गन्ना जो है, गन्ना से जो एथनॉल बनता है, तो 20% एथनॉल बनाना है 2022 तक, और अभी हम 5% बना रहे हैं। तो इसकी जो कमी है, इसको पूरा करने के लिए चीनी उद्योग नेशन के लिए आवश्यक हो गया है कि चूँकि चीनी उद्योग होगा तो नेशन में जो हमारा जो पेट्रो डॉलर है, विदेशी मुद्रा जो क्रूड ऑयल के माध्यम से अगर 20% चीनी उद्योग के माध्यम से एथनॉल बनेगा, तो 40% विदेशी मुद्रा जो क्रूड ऑयल लाने में खर्च हो रही है, वो भारत के लिए एक बहुत प्रगति का चीज़ होगा। तो इस दिशा में हम जिलाधिकारी और उनके सानिध्य के सभी अधिकारियों से ये हमने सुझाव दिया है कि नया रोजगार के दिशा में, आत्मनिर्भर बिहार के दिशा में, आत्मनिर्भर भारत के दिशा में, जो रोजगार के सृजन के दिशा में खरसारी उद्योग के लिए पहल करें। और इसमें सरकार का सब्सिडी भी है, तो उस सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो जो किसान गन्ना से गुड़ बनाना चाहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हमने जिलाधिकारी जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसका एक शिविर लगाकर और वैसे उत्कृष्ट किसानों को समृद्ध बनाने के दिशा में कार्य करना चाहिए। रविवार को आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत मुजफ्फरपुर के औराई स्थित राजखंड में जैविक खेती देखने पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने पहले गाय की पूजा की। औराई के गोपाल प्रसाद शाही करीब 12 एकड़ में जैविक खेती करते हैं, जिसे देखने सरसंघ संचालक मोहन भागवत आए थे। स्वदेशी अभियान को मजबूती देने के लिए सरसंघ संचालक यहां पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कलमबाग रोड में बनकर तैयार हुआ भवन को संघ के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। लोकार्पण किए जाने के पूर्व संघ प्रमुख को पगड़ी पहनाकर स्थानीय प्रांत के प्रमुख के
हाथों सम्मानित किया गया। हम लोग संघ में ये सीखते हैं, सब सीखते हैं, सबको मालूम है। मैं ये नामों के उल्लेख हुए उसलिए नहीं कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, वो स्नेह के कारण होता ही है। इतना स्नेह मन में रहता है स्वयंसेवकों के, तो कहीं ना कहीं तो उसको उंडेलना है, और खाली जगह तो उंडेला नहीं जा सकता। उसके लिए स्वयंसेवकों की मूर्तियां बनी पड़ी है, उसको वो उंडेलते रहते हैं। लेकिन आखिर संस्कृति क्या कहती है हमारी? वो संस्कृति कहती है अपने समाज के लिए काम करो, क्योंकि अपना समाज दुनिया के लिए काम करने वाला है, दुनिया पर डंडा चलाने वाला नहीं। सारे विश्व में बंधुभाव उत्पन्न करने के लिए अपने समाज में पहले अगाध बंधुभाव उत्पन्न करो, और ये सब तब होगा जब तुम संघ बनोगे। संघ बनने से, संघ में समर्पित होने से स्वयंसेवक जैसे करता है वो अपनी इच्छा तक नहीं रखता। स्वार्थ तो दूर ही रहा, मुझे ये काम दो अथवा मैं ये करूं क्या, ये भी नहीं। वो संघ ने जो बताया वो करता है। उसके कारण ये सारी शक्तियां करने की उसके पास अपने आप आती है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए रामदास स्वामी। मुजफ्फरपुर में शनिवार की रात एक सरफिरे ने महिला थाने में पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी समेत 4 जवान घायल हो गए। एक पुरुष जवान को ज्यादा चोट आई, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी पत्नी को मायके से पैसा लाने के लिए प्रताड़ित करता है। रंजीत रोज शराब पीने का आदी है, इसकी वजह से उसकी कलेक्ट्रेट की नौकरी भी छूट गई है। रंजीत पिछले 3-4 दिनों से पत्नी की पिटाई करता था। इसकी जानकारी पुतुल के माता पिता को लगी तो वे महिला थाने पर पहुंच गए। पुतुल के पिता सोनेलाल शाह की शिकायत पर पुलिस जब उसके घर पहुंची तो रंजीत उसकी पिटाई कर रहा था। पुलिस दोनों को थाने पर ले आई। काउंसलिंग के दौरान थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी ने जब रंजीत से पूछा क्यों पत्नी की पिटाई करता है तो वह आग बबूला हो गया। गुस्से में रंजीत ने चाकू से पुलिस कर्मियों पर वार कर दिया। महिला थाने में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। आवाज मिलने पर स्टैप के जवान दौड़े और जैसे तैसे सरफिरे रंजीत से चाकू छीना गया। रंजीत फास्ट फूड की दुकान करता है। दुकान का 2 चाकू लेकर वह थाने पर पहुंच गया था। पूछताछ के बाद सरफिरे युवक को जेल भेज दिया गया है। हम घटना आपको बता देते हैं। वो एक गीता देवी वो हाजीपुर से आई हुई थी। वो बोली कि जो हमारे बेटी को वो उसका पति रंजीत है जो मार रहा है और बंद किए हुए घर में। तो हम सरता मैडम को भेजे कि मैडम उसको निकाल के ले आइए, उसके बाद कुछ होगा। तो इसकी माँ बोली कि हम केस मुकदमा नहीं करना चाहते हैं। तो उसको पति भी उस पर बैठ गया। मैडम गई निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए गई मैडम। तो घर से तो निकाल दी थी लड़की को और गाड़ी पर बैठा के ला रही थी। तो उसके पति भी उस गाड़ी पर बैठ गया। बोले मैडम हम भी चलते। तो बोले चलो। मैडम बोली चलो। तो यहाँ पर आया तो हम डायरी लिख रहे थे बाहर, केस डायरी। तो हम बोले बैठ जाइए भाई। तो बैठ गया बेचारा। तो बैठ गया तो हम बोले क्यों अपने पत्नी को मारते हैं, बस इतना पर तो उठ कर हमला करना शुरू कर दिया चाकू से। कितने लोग घायल हुए, कितने जवान घायल हैं? और 2 साहब जवान घायल हुए हैं, एक तो हम घायल हुए हैं। चाकू से हमला किया है? हाँ चाकू से हमला। चाकू को बरामद हुआ उसके पास से? हाँ चाकू भी 2 ठो बरामद। क्या कार्रवाई कर रही है आगे इसमें? केस करेंगे? हाँ केस तो करेंगे। गिरफ्तार है या फरार है? हाँ आरोपी गिरफ्तार है जो चाकू? हाँ गिरफ्तार है। हम लोग डीएसपी साहब को लेकर के आए, छोड़कर उनको इधर आए तो चाय पीने जा रहे थे, देखा थाने में हंगामा हो रहा था। हम लोग वहाँ पे बीच बचाव करने गए तो वो व्यक्ति जो है चाकू निकाल लिया, चाकू से वार करना चाहा, चाकू मैंने पकड़ लिया। बीच बचाव मेरा हाथ कटा, दूसरे हाथ में फिर दूसरा चाकू निकाल लिया। उसके बाद ये लाल बाबू प्रसाद आए, इनको 2-4 चाकू लगा, हाथ पे लगा, इनको 14 टाके आए हुए हैं हाथ में। मारने की मंशा थी क्या? मारने की मंशा थी उसकी। अगर उस टाइम से हम लोग चाकू ना पकड़ते तो कुछ न कुछ वो अपना आप भोग देता वो, मैडम को मार सकता था। अभी वो व्यक्ति कहाँ है? अभी टाउन थाना में हो। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम 2 आदमी घायल हैं, चोट लगी 3-4। मैडम को चोट लगी हुई है। अगर आप भी शराब पीने के प्रेमी हैं तो ये खबर आपको जरूर देखना चाहिए। रविवार की दोपहर उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा के बीएमपी 6 स्थित मोहन सहनी के टोला में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। उत्पाद के अधिकारियों ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मोहन सहनी के टोला में राजकुमार सहनी, राजीव रंजन सहनी और रवि सहनी के द्वारा नकली शराब बनाकर बेचा जा रहा था, जिसे उत्पाद की टीम ने ध्वस्त कर दिया। छापेमारी की भनक लगते ही तीनों भागने में सफल रहे।
उत्पाद अधिकारियों ने इन तीनों के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दिया है। मिठनपुरा थाना अंतर्गत कनौली बिसुंदत गांव में कुछ लोग द्वारा चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षक मद निषेध पिंकी कुमारी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में भारी मात्रा में गुड़ मिश्रित तरल पदार्थ बरामद किया गया तथा 60 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। नकली शराब फैक्ट्री चलाई? हाँ, नकली शराब फैक्ट्री चलाया जा रहा था। इसमें 3 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें राजकुमार सहनी, राजीव रंजन सहनी एवं रवि सहनी। तीनों फरार। हाँ, तीनों फरार है। अभी केस दर्ज हुआ इन तीनों? हाँ, तीनों पे केस दर्ज हुआ और बाकी अनुसंधान पे है। कब से ही चल रहा था, कुछ पता चल पाया? ये कुछ 1 मंथ से चल रहा था कि पहले भी हम लोग छापामारी किए थे तो अपना अड्डा बदल कर फिर से अपना धंधा स्टार्ट किया था। आपके नीचे जान भी जा सकती थी, नकली शराब है। हाँ, ये चुलाई शराब बनाया जा रहा था, इससे तो जान जा सकती है। इस पे हम लोग तत्पर हैं, कहीं भी सूचना मिलती है जिला में तो हम लोग छापामारी करते हैं। विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को नामांकन प्रवेश परीक्षा में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नामांकन प्रवेश परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि उनका सपना है कि संत जोसेफ में पढ़ना। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि संत जोसेफ में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वग्न विकास पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए वह अपने बच्चों का एडमिशन संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराना चाहते हैं। वहीं प्रिंसिपल सुबोध कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं और उनके परिजनों के विश्वास पर उनका संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा खड़ा उतरा है और आगे भी उतरेगा। मेरे रिलेटिव्स ने बताया कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है तो इसलिए मैं इसमें आया। और क्या कुछ जानकारी? और यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है। इससे पहले एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि मैं उसी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और वो स्कूल का पढ़ाई बहुत अच्छा है तो आप उसी स्कूल में जाओ। तो आई थिंक सो कि आई एम कम इन दिस स्कूल। तो मेरी मॉम ने बोला, मैंने बोला मॉम सेंट जोसेफ इज़ बेस्ट। माई फ्रेंड्स हिज फादर इज़ studied in St. Joseph, so he says me कि is good school and very nice school. His discipline is very nice, so I got to this school. ये मेरी एक आंटी यहीं पे पढ़ाते तो वो उनको बोले कि तुम आ जाओ, जबकि हमको मेरे नज़दीक भी है मेरे घर और प्लस हम पहले भी इसमें पढ़े हुए तो इसीलिए मेरी आंटी ने बोला कि मेरे नेबर्स में जो दोस्त हैं वही लोग फ्रेंड्स हैं, वही लोग मुझको बताए थे कि यहाँ डिसिप्लिन ये सब बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। कि एक दीदी थी वो बोल रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है तो इसीलिए मैं सबको यहाँ पे मतलब आना चाहता है। घर के आसपास में भी सब कोई बोल रहा है कि यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे मतलब इसका 4 ब्रांच है, वो शायद बोल रही थी हमें। तो बहुत से बच्चे यहाँ इस स्कूल में आते हैं और इसका पढ़ाई भी अच्छा है, इसलिए हम एडमिशन के लिए बच्चे 6th क्लास में अपने बच्चे को एडमिशन के लिए आए हुए हैं। मैं इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुकी हूँ। 2019 में इस स्कूल से पास आउट हुई हूँ और बहुत इस स्कूल के टीचर का बहुत अच्छा वही रहता है, हम लोग के स्टूडेंट की तरफ बहुत अच्छा डाउट क्लियर करते हैं और बहुत अच्छी स्कूल है, इसलिए मैं अपने भाई को उस स्कूल से पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने दूसरे शहर से हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ जब आए मुजफ्फरपुर तो मकान मालकिन से पता चला कि यहाँ नक्षत्रा चौक पे यहाँ पे एक स्कूल है सेंट जोसेफ जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो फिर हम पता चला उसके थ्रू हम यहाँ पे आए और सुने कि टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छा होता है। नया शहर के कारण जानकारी जब हमको इस स्कूल के बारे में मिला कि अच्छी स्कूल है, ठीक है। मेरी भाई और बहन दोनों इस स्कूल में पढ़ती है, वही दोनों बोली कि आप भी अपने बच्चे को उसमें डालो क्योंकि अच्छे पढ़ाई होते हैं, अच्छे सब डिसिप्लिन भी अच्छे मिलते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। जानकारी मिला और अपने बच्चे को यहाँ क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? सर देखिए, हम अपने बच्चे का स्टडी शुरुआत की है सेंट जोसेफ से ही। मैं यहाँ पे 3rd क्लास में बच्चों का एंट्रेंस दिलाने आया हूँ और मैं प्रीवियस में देख चुका हूँ कि यहाँ पे जो पढ़ाई सेंट जोसेफ का जो कल्चर है इसमें बच्चे का जो है पूर्ण विकास है, ऐसा कि मतलब बर्डन नहीं डाला जाता है और पढ़ाने का बिल्कुल तरीका साइंटिफिक है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब बर्डन डाल के पढ़ाया जाता है और बच्चे बहुत इजीली सीखते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज
14 फरवरी को रविवार हमारे विद्यालय का प्रवेश परीक्षा है और विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों का उत्साह तथा गार्जियन का विश्वास देखकर सचमुच बड़ी खुशी हो रही है कि इस विकट परिस्थिति में जो पिछले साल भर से गुजरा है, लोगों ने उसे को त्याग कर आज अपने बच्चों के लिए इस स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और बच्चे 100% उपस्थिति दर्ज कराए हैं। अभिभावक भी प्रसन्न हैं। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 12:30 के आसपास समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात वो अपने घर को जाएंगे। एक चीज़ देखकर और खुशी हो रही है कि समाज के लोग भी कोरोना के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। जितने भी अभिभावक या बच्चे इस प्रांगण में आए हैं, सबों ने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी सुरक्षा मानक है का पालन करने का भरपूर प्रयास किया है। हमारे विद्यालय की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था की गई थी और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का माहौल काफ़ी सराहनीय है। इनका रिजल्ट कल हम 11 बजे देंगे और आशा है बच्चे अच्छा से अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट प्राप्त करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उनके लिए हम 17 तारीख से 27 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया रखेंगे और उनसे कहेंगे, अनुरोध करते हैं कि वो अपना विश्वास इस विद्यालय पर कायम रखें। आज के माहौल को देखकर हमें अपने आप में एक प्रेरणा मिल रही है कि हम जो काम कर रहे हैं वह तो होता ही रहे और इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा उम्मीद रखते हैं। बीआरसीसी भवन के सभागार में मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सफल आयोजन एवं स्वच्छ तथा कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने केंद्र अध्यक्षों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारियों ने कहा कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का संचालन स्वच्छ कदाचार मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। लेकर आज सभी केंद्राध्यक्षकों, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई और उन्हें निर्देशित किया गया है कि हर हाल में परीक्षा की शुचिता मेंटेन करनी है और यहाँ पर आज सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया है कि परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ संपन्न कराएंगे और इस बार 78,000 के आसपास विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और इंटर की परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो हम लोग आश्वस्त और निश्चिंत हैं कि पूरी मशीनरी मिल करके इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपादित कराएगी। परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश है? परीक्षार्थियों के लिए संदेश है कि आपने जो पूरी मेहनत की है साल भर और साल भर आपको मौका मिला है स्वाध्याय का, तो उसको बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से शांतचित्त होकर के परीक्षा के प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से उत्तर देंगे, क्योंकि ये जीवन की एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है मैट्रिक की परीक्षा। इसके बाद आपका आपका टारगेट क्या होगा, नया लक्ष्य क्या होगा, यहाँ से तैयारी होती है, तैयार होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैट्रिक की परीक्षा में सारे परीक्षार्थी अपने स्वाध्याय का प्रयोग कर बेहतर परिणाम देंगे। तो 10 मिनट पहले पहुंचने का दिया गया और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जो ट्रैफिक व्यवस्था हो वो बेहतर हो, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत। कितना सेंटर चिन्हित किए गए हैं सर आपकी परीक्षा? मैंने बताया कि करीब 78,000 दे रहे हैं और डिफरेंट यहाँ पर अनुमंडल लेवल पर, तो इसके चूँकि अनुमंडल लेवल पर परीक्षा केंद्र संचालित किया जाना है, लेकिन दोनों अनुमंडल यहाँ मुख्यालय में होने के चलते कुछ आसपास के जगहों पर भी यहाँ परीक्षा रविवार को महिला शिल्पकला भवन के पास स्थित एक निजी विवाह भवन में बिहार राज्य स्थानीय निकाय महासंघ पटना के 1 दिवसीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वर्तमान स्थिति एवं नीति के खिलाफ, कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ नगर निकाय के सभी कर्मियों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। मुजफ्फरपुर कामगार यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की संशोधित सूची जारी किया गया। बिहार राजस्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का कन्वेंशन हो रहा है। राज्य की ओर से निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कन्वेंशन करके कर्मचारियों की गोलबंदी की जाए। पहली बात तो यह है कि सरकार ने नई नियमावली बना दी है और नई नियमावली के तहत जो है, जो नगर पालिका अधिनियम था
उसमें जो है कुछ पद को अस्थाई करके और बाकी जो है तो तृतीय श्रेणी का कुछ और चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों का पद समाप्त कर दिया। अब जो है उस जगह पर कोई अस्थाई बहाली नहीं होगी। लंबे समय से 20 साल 30 साल से लोग काम करते आ रहे हैं और उनकी सोच थी कि हमारी सेवा अस्थाई हो जाएगी, हमारा वेतन बढ़ जाएगा, नियमित हो जाएगा। ये सारे उम्मीद पर जो है पानी फिर गया। ये सरकार का निर्णय जो है मजदूर विरोधी निर्णय हुआ है, इसका खिलाफ एक गोलबंदी की जा रही है। इसके साथ ही भारत सरकार का जो अभी चल रहा है 4 कोड को लागू करना, जिसने सारे 44 श्रम कानूनों को जो लोकतांत्रिक संविधान के तहत लड़ करके कर्मचारियों ने मजदूरों ने हासिल किया था, इन सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। और 4 कोड जो है बनाए गए हैं। इस 4 कोड में मालिक और नियोजक की मर्जी से मजदूर को रहना होगा, वेतन निर्धारण से लेकर के, और उनकी सारे सेवा शर्त जो है मालिक का मर्जी से लागू होगा। जब चाहे रखे, जब चाहे हटा दे, इस तरह का जो है कानून बना दिया। ये 4 जो उनका कोड था उसको अब कानून बना दिया, पार्लियामेंट में जबरन जो है पास करा लिया। क्या रणनीति इसको लेकर आ गया? हाँ, तो उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है मजदूर वर्ग की। पूरे देश में हड़ताल भी हुआ था 26 नवंबर को, और इसके अलावा जो है वो हर रोज़ लड़ाई जारी है। इसी तरह से जो है किसानों के लिए 3 कोड बना करके और 3 कानून बना करके उनकी ज़मीन छीनने का, उनके ज़मीन का उत्पाद का बाजार, सारा चीज़ को जो है पूंजीपतियों का नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधीन कर देना चाह रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में मारे गए रिंकू शर्मा के लिए देश के 2500 जगहों पर विश्व हिंदू परिषद रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर की टीम के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन कर मृतक रिंकू शर्मा के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। महानगर संयोजक राहुल ठाकुर ने कहा कि रिंकू शर्मा एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनके हत्यारों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए और अगर सजा नहीं मिलती है तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी, हम लोग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो हमारे कार्यकर्ता का जो निर्मम हत्या किया गया है, श्री राम नाम बोलने पे हत्या किया गया है, उसी के लिए हम लोग केंद्र सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि जो भी इसका हत्यारा है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अन्यथा अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग रोड पर भी निकलेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, रिंकू शर्मा जी जो बजरंग दल के अच्छे कार्यकर्ता थे, अभी जो पूरे देश में धूमधाम से राम मंदिर का धन संग्रह का कार्य जो किया जा रहा है, उसमें सारे हिंदू समाज एकत्रित होकर धन संग्रह का काम कर रहे हैं। और इस देश में एक प्रथा रही है जो सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर था, वहाँ पे काफ़ी दिनों आंदोलन चलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के काफ़ी कार्यकर्ता उस आंदोलन में शहीद हुए। उसके बाद आज ये मौका मिला है जिसके चलते 15 जनवरी से 27 फरवरी तक राम मंदिर धन संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। उसमें हमारे रिंकू शर्मा जी काफ़ी एक्टिव सदस्य थे। रविवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा जिलाध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया, जो जुब्बासानी पार्क से लेकर कल्याणी चौक तक निकाला गया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष तैयब खान, निहाल सिंह, आदित्य झा सहित संघ से जुड़े सभी दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा शहीद दिवस मनाया गया, जो कि आप अगर किसी से भी पूछिएगा कोई भी नौजवान से कि 14 फरवरी को क्या है, तो वो एक शब्द में बोलेंगे कि वैलेंटाइन डे है। लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हुए पुलवामा में जो शहीद हो गए थे, हमारे 45 से भी अधिक जवान आतंकी हमला में शहीद हो गए थे, उन सभी शहीद जवानों को नमन करते हुए, उन सभी को याद करते हुए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने जुब्बासानी पार्क स्मारक स्थल से हम लोगों ने दीप जला करके कार्यक्रम का शुरुआत किया। और हम लोगों ने यहाँ से कैंडल मार्च निकाल करके पानी टंकी तक गया और फिर वहाँ से वापस हम लोगों ने जुब्बासानी पार्क तक आया। और इसमें हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कार्यक्रम मनाने का कि हम लोगों का जो भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है इसको बंद किया जाए। और जो हम लोग के 14 फरवरी को जो हम लोगों के पुलवामा में जो शहीद हुए जवान, उन सभी को याद करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए हम लोगों को 14 फरवरी को शहीद दिवस मनाना चाहिए। और सारे युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने आज प्रण लिया है, आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम लोग हर वर्ष 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे।
रविवार को जन अधिकार छात्र परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया, जो मुसहरी ब्लॉक के शहीद द्वार से लेकर मुशहरी ब्लॉक तक निकाला गया। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष शुभेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष सुल्तान अली सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। वीर जवान जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनको हम लोगों ने आज एक कैंडल जलाकर शहीद को याद किया है। उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा है। लेकिन सवाल आज भी वहीं रुका हुआ है कि आज भी कई ऐसे शहीद हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। सरकार आज तक उन शहीदों को क्यों नहीं मुआवजा दे रही है। सवाल दूसरा ये है, हम सभी युवाओं की, हम सभी पार्टियों की मांग है सरकार से कि आज के दिन को ब्लैक डे के दिन में घोषित किया जाए और आज के दिन में जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों को इस ब्लैक डे के दिन में याद करने के लिए सरकार एक आज घोषणा कर दे कि आज के दिन 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए। गायघाट बीडीओ डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि 31 मार्च तक राशन कार्ड के अनुसार जिस व्यक्ति का आधार सेंडिंग नहीं होगा उसको राशन से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रखंड के राशन कार्डधारियों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने डीलरों से जाकर आधार सेंडिंग करवा लें। राशन कार्ड को लेकर दिशा निर्देश है उच्च स्तर से ही कि 31 ये मार्च तक जिस व्यक्ति का भी आधार कार्ड सीडिंग नहीं होगा उसे राशन नहीं दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अभी ऐसा होता है कि परिवार का जिसका कार्ड है इसमें 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति का भी है तो राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है। तो हम लोग कैंप लगा रहे हैं 15 तारीख और 16 तारीख को कैंप लग के प्रत्येक वार्ड सदस्य के ये प्रत्येक डीलर के पास सभी लोग जाके वो अपना अपना आधार सीडिंग करवा ले जिनका बचा हुआ है। इसके लिए हम प्रखंड से भी सभी डीलर के पास कर्मी का नियुक्ति कर चुके हैं। 15-16 जो है फरवरी वो कैंप का आयोजन किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं गायघाट के प्रत्येक राशन कार्डधारियों को आह्वान करता हूँ कि अपने अपने डीलर के पास 15 फरवरी को जाकर राशन कार्ड में अपना आधार सीडिंग। रविवार को पुलवामा हमले की दूसरी वर्षी पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अंजनी कुमार पाठक सहित उपस्थित लोगों ने अमर जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज पुलवामा कांड के दूसरी बरसी पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक से उन जाबाज क्रांति वीरों को नमन कर रही है जिन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर उन्हें शहीद कर दिया था। राष्ट्र अपने वीर जवानों पर गर्व महसूस करता है जिन्होंने अपनी खून को इतिहास के पन्ने को लिखा, अपने खून को स्याही बनाकर। नागरिक मोर्चा भारत सरकार से आज यह मांग करती है कि पुलवामा हमले के प्रतीक चिन्ह के रूप में देश के सभी जिला केंद्रों पर एक शहीद स्तंभ का निर्माण कराए। रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहल खाना रोड स्थित मंच के कार्यालय में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक सहित उपस्थित बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से अपने सीआरपीएफ जवान के काफिला पे टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। और इस घटना ने पूरे देश को रुलाया था और जिनके बेटे भाई पति गए थे उनके घर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऐसी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी लोगों ने शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए।
रविवार को मालीघाट स्थित राय वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जैन डो सिंह कराटे फेडरेशन के द्वारा अंतर जिला कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर के लगभग 75 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस कलर बेल्ट टेस्ट प्रतियोगिता में सभी जिलों से आए रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ियों को बेल्ट प्रमोशन दिया गया। साथ ही प्रतियोगिता में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र के साथ बेल्ट बहाल कर इंडिया जैन डो सिंह कराटे फेडरेशन के चेयरमैन सिहान राहुल श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित भी किया गया। आज जो है रासवल मार्शल आर्ट का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था, एक्चुअली वार्षिकोत्सव, और इसके अवसर पे जो है आज इंडिया जैन डो सिंह कराटे फेडरेशन की तरफ से 7th बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट रखा गया था, प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें कि आपको वैशाली से और फिर सारण से और ईस्ट चंपारण से और मुजफ्फरपुर के लगभग 80 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि ब्राउन बेल्ट में जो है यहाँ के रजत कुमार और सारण के आपको आदित्य राज को मिला है, और फिर ग्रीन बेल्ट जो है सारण के रितेश रंजन और मुजफ्फरपुर के लगभग 4 खिलाड़ी को मिला है। इसके अलावा बाकी सब खिलाड़ी ऑरेंज बेल्ट और येलो बेल्ट में हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं। इसके साथ ही फर्स्ट प्लेस जो है सारण से रितेश रंजन को मिला है, सेकेंड प्लेस जो है स्नेहा कुमारी मुजफ्फरपुर की है उनको मिला है सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको हिमांशु कुमार जो मुजफ्फरपुर के उनको मिला है। गोल्ड मेडल जो है जूनियर कैटेगरी में जो है लवकुश कुमार को उनको मिला है। इन सब के साथ ही आज हम लोग का जो था मुख्य उद्देश्य, कोविड के बाद से हम लोग का ये फर्स्ट इवेंट हुआ है। ज़्यादा प्रयास है कि अब बहुत कुछ ठीक होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट टूर्नामेंट करेंगे, और फिर अप्रैल में जो टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल, उसके लिए हम लोग बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। महाकाल सेवा दल के 6ठी वर्षगांठ पर शुक्रवार को MSKV कॉलेज स्थित एक विवाह भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बाबा गरीबनाथ का अर्धनारीश्वर के रूप में महाश्रृंगार करने के साथ दल के मुख्य संरक्षक पंडित अभिषेक पाठक ने दूध, दही, घी, शक्कर, मध और गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में SDO पूर्वी कुंदन कुमार, गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में कांवरिया मेला लगता है, और उस कांवरिया मेला में लगभग 12 सेवा दल अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ दिन रात मेहनत करके उस मेला को सफल बनाते हैं। आज उन्हीं सेवा दलों में से महाकाल सेवा दल का ये 6ठा स्थापना दिवस था। युवाओं के काम को देख करके उनके उत्साहवर्धन के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। युवाओं ने जिस तरीके से पिछले वर्षों में मेला में काम किया है, हम समझते हैं ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, और बाबा का आशीर्वाद है और ये कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आज प्रधान पुजारी महोदय ने घोषणा किया है कि ये सेवा दल की संख्या अब 2200 पहुँच चुकी है। हम उनको अग्रिम शुभकामना देते हैं और आने वाले श्रावणी मेला और अच्छे तरीके से मनाएंगे, ऐसा बाबा का आशीर्वाद है। आज महाकाल सेवा दल का 6ठा स्थापना दिवस था। महाकाल सेवा दल उसके पहले भी दूसरे दल से जुड़ा हुआ था लोग, लेकिन आज से 6 साल पहले उन्होंने कहा कि हम लोग अलग दल बना के बाबा का विशेष सेवा करेंगे, और हमें भी अधिक सदस्यों की आवश्यकता थी। हमने कहा कि आप लोग बनाओ, और बनाने के बाद आज के दिन इनके साथ लगभग 350 सदस्य हैं। ऐसे बाबा गरीबनाथ सेवा दल में लगभग इस साल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन जो मेरे पास आया वो 2200 के लगभग है। और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ सेवा दल के सभी सदस्यों को, सभी सेवा दलों को, कि आप इसी तरह से भक्तों की, कांवरियों की सेवा करते रहें। जो बाबा के धाम में आए उनका जल चढ़े, उनका पूजा हो, ये इनके द्वारा सुनिश्चित हो, यही मेरी शुभकामना। महाकाल सेवा दल का 6ठा वर्षगांठ है, और अमावस्या भी कुछ क्षण के लिए है, क्योंकि हम लोग हर अमावस्या को बाबा गरीबनाथ का पूजा श्रृंगार करते ही हैं। और बड़ा सौभाग्य का है कि आज अमावस्या और वर्षगांठ दोनों एक दिन पर गया, और भी हम लोग का खुशी का उत्सव है। इसमें आज हम लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी सारे सदस्य को, पदाधिकारी को और बाबा गरीबनाथ के प्रधान पुजारी, महंत, सभी लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और
उसके बाद महाकाल का झांकी जागरण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद भंडारा होगा। महाश्रृंगार भी किया गया था। हाँ, बाबा गरीबनाथ का अर्धनागेश्वर महाश्रृंगार किया गया है बाबा गरीबनाथ। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।